आपके घर गया हो? कोई आपके घर अतिथि गया? अतिथि के मालिक है आप, कुछ भी आपके पास ना हो कोई बात नहीं, काजी बदली के लिए ना दौड़िए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मन से अरे आइए 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 कहाँ ये बात आयो एकदम जरा डालवा खाना पास रखा चाल लगेगा ऐसे नहीं। अरे वाह कितना अच्छा के बात है, बिल्कुल हम लोग चाह रहे थे आइए आप लोग कॉल करने वाले थे। अब आते ही और आ गया, अब आपको क्या दिक्कत है? चालू है। अब क्या है, अब किसी के यहाँ आपकी कोई पहुंच जाता है कोई नहीं तो पहले तो दिखते हैं कुत्तों से सावधान दिखा जाता है ना। अब यही है, आदमी गया देख लिया भाई को अपने सदर बोला जाता है कि तूने बैठा है काट लेकर हमारा आना गड़बड़ हो जाएगा। कई बार आप खटखटाएंगे तो वो ऊपर से खिड़की से निकलेंगे कौन कौन, सारा आपकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। आप जितनी उम्मीद से जाते हैं किसी के यहाँ हुआ हो बुआ हो जीजा जो भी वाक्य, और जब ऊपर से कह कौन कौन, मतलब भाषा की जो नहीं होनी चाहिए, भाषा जो हमारी होनी चाहिए वो बिल्कुल आपको टूट जाता है। अब तो इतने पता लगा 2 किलो मिठाई लिए जब वो खुशी से तो कहीं कौन कौन तो ठीक हम नहीं हो, अरे अच्छा आप कौन नहीं पहचान रहे, अरे हम फलाने का वो अच्छा 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 बोल रहे हैं। पता लगा दुनिया भर का बात की, आज आप जान जाएंगे मेरा कोई स्वागत समझ तो आप नहीं चले, अरे अच्छा एक कप गिलास एक कप पानी पीजिए। अब तो फैशन चल गया है एक गिलास में पानी देते हैं, चाहे आपके पास 2-3 गिलास पानी का प्यास लगा हो, एक गिलास में पानी आएगा लीजिए। कोई प्रेम भाव नहीं, और एक 2 बिस्कुट रहेगा, कौन फूट बिस्कुट, उसका नाम बिस्कुट नाम है अजीब बिस्कुट मतलब देखिए। और उसके बाद अब पहले क्या था, पहले आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं समा, ये भाव था। लाओ क्या मेरे आई आई सब बैठ से ए बस लाओ पानी लाओ कहीं मतलब चलिए ठंडा बात इतना प्रेम से कह देते थे एक लाख अरे रुक जाए पी लेगा, अरे नहीं भाई पहले पानी पीजिए तब बात हो। तो ये भाषा होनी चाहिए अगले को, यानी हमारा जो संप्रेषण है उसको लगे कि हम अच्छी जगह आए हैं। भाषा वो सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रदान करते हैं, दूसरे तक पहुँचाते हैं, दूसरी बातों को। बात क्लियर हो गई? कल वर्णमाला पर मैंने चर्चा किया था, वर्णमाला और लगभग बता भी दिया था स्पर्श व्यंजन, जो अब वहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे वो कभी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। एक चीज और उसमें लिखिए, छोड़ दिया था, लिख लीजिए अल्प प्राण। अल्प प्राण सुने हैं, अल्प प्राण लिखिए, हम लिख दे रहे हैं। वो नीचे स्कॉलर दिया ये तभी मैं सोच रहा था, अबे खोएगा नहीं, हाथ से मिटाइए मिट जाएगा, तो पूरा हाथ ऐसे लगाइए वो मिट जाएगा, ऐसे लग रहा है। हाँ लगाइए, हाँ अरे वो दाग मिट जाएगा। ये यहाँ इरेजर है नीचे दिया इरेजर है ये, ठीक 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 समझ गया। एक नंबर आता है कि किन किन अक्षरों को अल्प प्राण कहा जाता है और किन किन अक्षरों को, ध्यान दीजिएगा, ये समझिए कि डोलो है क्या है, बाद में होता है डोलो खाते हो जाता है ना, उसके अंदर चीज भी खा लीजिए चाहे जैसा बुखार उतर जाएगा, लगातार लेकिन खाइए, डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। तो वही है
जब आप पेपर देंगे वर्णमाला के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से जरूर एक प्रश्न आता है, अल्पप्राण महाप्राण। अब अल्पप्राण के बारे में जानिए, पहले लिख लीजिए फिर समझा दें। देखिए ये वो व्यंजन है, अल्पप्राण वो व्यंजन है, अल्पप्राण वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। वायु जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, मतलब फुल ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उच्चारण करते समय, जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। आप देखे होंगे गांव में थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी आपके गांव की तरफ ले चलते हैं, करेक्ट कर रहे हैं गांव से, गांव के बुजुर्गों से, किसी और बच्चे से। कोई आदमी बीमार रहता है, जब पूरी सांस नहीं ले पाता है, हल्की हल्की, दिन आधा परनवा निकला आधा बाहर नहीं, अब तो निकले वाला बना आगे तो निकल जाए, यही अल्पप्राण है। पूरी वायु जो मतलब वायु की मात्रा, कोई सब आप उच्चारण करें वायु की मात्रा कम लेते हैं, पूरा नहीं ले पाते, वो क्या है? अल्पप्राण। यही तो है। तो कौन कौन अक्षर है जिनको अल्पप्राण कहा जाता है? और कौन से है? वेरी गुड। पहला, तीसरा और पांचवा और कौन सा? यार आप पहला समझे आप लोग कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हैं कि पहला का और तीसरा? पहला मतलब किसी भी वर्ग का, जैसे का वर्ग है तो का वर्ग का जो है, का वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5 है। का, खा, गा, घा, अंगा। तो पहला अक्षर क्या हुआ? का हो गया। और तीसरा अक्षर क्या हुआ? पांचवा अक्षर क्या हुआ? यानी पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या है? अल्पप्राण। क्या है? इन अक्षरों को क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। यानी इनके उच्चारण में वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। हमको ज्यादा का बच्चा जो भी शुरू होता है वो तुरंत अल्पप्राण का उच्चारण करता का कहता है ना, है कि नहीं? बस यही जानिए कि जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उनको अल्पप्राण कहा जाता है। और याद करने के लिए 135 या क्या है यारा लावा याद कर लेंगे तो आपको अब ये हर वर्ण का पहला तीसरा है। का वर्ग में का, गा, अंगा। चा वर्ग में चा, यहाँ 5 अक्षर हुए। पहला अक्षर क्या हुआ? चा। तीसरा क्या हुआ? और पांचवा क्या हुआ? ठीक है। ऐसे हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। ये तो याद करने का ट्रिक है जो मैंने 135 बताया, इसे भूले नहीं। जैसे हम लोग जब याद, हर चीज आप जब वैज्ञानिक सिस्टम से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बैठेगा नहीं। आप देखे होंगे कि शुरू से वर्णमाला आप लोग पढ़े, लेकिन कल जब काका लिखवाए लिख नहीं पा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा नहीं लिखे, लेकिन समस्या हुई लोगों को, हुई कि नहीं हुई? महसूस किया था? महसूस हुआ ना कि मुझे काका गा नहीं लिखने आ रहा। लास्ट में फंस भी गई गाली, कोई 52 अक्षर बताया, कोई बच्चा 3 अक्षर का डिफरेंस आ रहा था नहीं आ रहा। यही चीज है, हमको अभ्यास करना चाहिए। यहाँ से हम इसको क्यों बता चाहते तो छोड़ देते, लेकिन नहीं। आइए देखें, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको कहते हैं संघर्ष। भीगते हुए पानी में आप पढ़ने आ रहे हैं तो निश्चित है आपका स्थान सुरक्षित है। पहला स्थान वह पथ क्या? पथी कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। सूल माने नाविक की धैर्य कुशलता का यदि धाराएं प्रतिकूल परिस्थिति में अगर आप अपने लक्ष्य से नहीं डिगे तो निश्चित मानिए कि सफलता कहीं न कहीं आपका इंतजार कर रही है। मान नहीं मान चादर ओढ़ के गए हो गया आपका। अमृत की धारा बह रही है। वाक्य रसात्मक काव्य। जब कक्षा में हिंदी साहित्य का क्लास चल रहा
और कक्षा कक्षा आनंदमय होना चाहिए, कोई भी क्लास हो, तभी आप समझेंगे। और अगर आप जो जागत है वो आवत है, जो सोवत है वो खोवत है। अब ये चादर ओढ़ के सोई के घरे ना ही आए तो कैसे इसको अल्प प्राण क्या जानेगा, जान पाएगा? और वो आ गया किसी परीक्षा में कौन कौन से अक्षर अल्प प्राण है, अब यार का प्राण वाण कहाँ से आएगा, पढ़े ना, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। आप उस पर उंगली उठाने लगते हैं, लेकिन हकीकत है कि आप उसको पढ़े नहीं। तो याद करने का आइडिया था, आप याद कर लीजिए 135 यार अलावा क्या है, अल्प प्राण। अल्प प्राण हो गए, अब बचा क्या, दूसरा और चौथा बच गया ना, तो क्या हो गया, महाप्राण। अब नीचे लिखिए महाप्राण। आप एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। लिखिए वे व्यंजन, महाप्राण हेडिंग डालिए, वे व्यंजन, वे व्यंजन, वे व्यंजन, महाप्राण लिखिए, महाप्राण में लिखिए वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है। श्वास की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, क्लियर बात हो गई। एक याद करिए दूसरा याद हो जाएगा, दोनों मत याद करिएगा, एक ठो याद करें भाई। जब आपको एक वाल प्राण हो गया तो बच्चा जो बच्चा अक्षर वही महाप्राण हुआ, हो गया नहीं हो गया, आपके समय की बचत हुई, आपको याद भी हो गया। अब थोड़ा सा एक ट्रिक आता और क्या आता है, वर्णों के उच्चारण का स्थान, वर्णों के उच्चारण का उच्छिष्ट की चर्चा कर देंगे। ऊपर उठा के जो अक्षर नीचे गिर के आते हैं उच्छिष्ट हो गया। जरा वर्णों के उच्चारण का लिख लीजिए, मतलब जो हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, कभी यहाँ से एक नंबर यहाँ से आता है कि ये अक्षर बोले कहाँ से जाते हैं, इनके उच्चारण का स्थान क्या है। जैसे कल मूर्धन्य निशा के बारे में बताए, अब ये भी बता दी मूर्धा कहाँ है। अब जब हम मूर्धन्य निशा उसका नाम है, मूर्धा नहीं जान पा रहे हैं, हम उसको कह रहे पेट चिरुआ सा है, पेट चिरुआ सा, जो छोटे स्तर पर बात तो कही जा रही है, लेकिन अब आप चूंकि बड़े स्तर पर हैं, कंपटीशन की तैयारी में आए हैं, तो आप पेट चिरुआ सा ना ही कहिए, क्यों? लिखिए यहाँ लिखिए वर्णों के उच्चारण का स्थान, वर्णों के उच्चारण का स्थान। वर्णों के उच्चारण का स्थान, बात समझ रहे? जैसे जो अक्षर है वर्णमाला के, हर चीज का स्थान होता है ना, जैसे यहाँ पढ़ने का स्थान है, ऐसे ही जो शब्द हम बोलते हैं उसका स्थान निर्धारित है, वो निकलता है कहाँ से, बात करेंगे है कि नहीं? यहाँ से अच्छा फिर क्या करेंगे, उसके साथ जो है वो करेंगे, उसका भी सम्मान करिए, कथा का भी, उससे होगा क्या, क्या हैबिट बन जाएगी। अब हम बात हो क्या बताएं, आप चाहे रफ हो चाहे सादा हो, आपका जो प्रेम भाव है अपनी किताबों से, पुस्तकों तो उससे आपकी आदत बन जाएगी वैसे कि सही लिखने की। ठीक है, नंबर पाने की, जैसे नंबर पाना है तो बढ़िया तरीके से होना चाहिए, स्पेस ठीक से दे दीजिए। क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ सादी कापी मिलती है, कैसी कापी, सादी जैसे इनकी है। और अगर अभी से आप सादे कॉपी पर लिखना चालू कर देंगे तो आपकी हैबिट, अब जैसे अभी देखो इनको इतना मोड़ना चाहिए था काफी, यहाँ से इसके आगे शुरू करते हैं, खाली होते हो तो तेरे आगे ये है बच्चे पता नहीं मतलब क्या सोच रहे हैं कि तनिको जगह एकदम पूरा तो ये मेरे ख्याल में ऐसा कि आप देखे होंगे जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं,
वहाँ से जो बीए कर रहे हैं और जो यहाँ से निरंतर कोई जाते क्या अंतर होता है, ये अंतर है। तो वहाँ सब इसी में लिखते हैं और लिखते हैं कि उनकी हैबिट पड़ जाती है, फिर वो सीधी लाइन में लिखते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं। यानी जो चीज़ आप ग्रेजुएशन के बाद वहाँ जाके सीखेंगे वो पहले 3 साल सीख लेते हैं, इसीलिए 3 साल आगे और उनकी पढ़ाई। और बाकी तो संचार क्रांति वो चीज़, अच्छा वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप भले ही अच्छी राइटिंग ना हो लेकिन जो लिखी है वो पठनीय हो, अगला पढ़ ले जाए तो निश्चित नंबर मिलेगा, सही लिखा रहेगा ना। अब वर्णों के उच्चारण का स्थान, किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, यहाँ से 1 नंबर आता है, जान लीजिए। अब हमने भी लिखे अकुह, हाँ, विसर्जनीय नाम कंठा, पढ़ लेना, ठीक है। अगर इतना याद कर ले पूरे जीवन में, मैं कह रहा हूँ, मेरी गारंटी है। एंटीबायोटिक क्या है? हाँ, एंटीबायोटिक वो खाली 6-7 महीना फिर बुखार जल्दी उतर जाता, आता नहीं ना। एंटीबायोटिक है, समझिए। अगर याद कर लिए तो आपको भूलने नहीं देगा। क्या करने नहीं, भूलने नहीं। अकुह, बस इतने, यही इतना समझना है, इसको तो याद कर रहे हैं। आ, ठीक है, आ मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ठीक। और ये का वर्ग है, का है, का खा गा गा, अन्ना और हा। आ, का, खा, गा, हा, अन्ना और हा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ है ना। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, मैं बोल देना, लिख लीजिए, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा लिख लीजिए। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा है, यानी आ, का, खा, गा, घा, अन्ना और हा। का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। कंठ का मतलब नीलकंठ किसका नाम? शिव जी का। हाँ, किसका? हाँ, हमने कहा वहां से भी कनेक्ट आपको कर दिया जाए, जब उनका कंठवा नीला हो गया था ना, आप तो समझ गए गला ना ये। यानी इतने अक्षरों, जो हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर है, उसमें से ये अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण कहाँ होता है? कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। आ, का, खा, गा, घा, अंगा और हा। बात क्लियर हो गए? दूसरा लिख लीजिए, आप ऊपर दिखा रहे हैं। लिखिए ई चू यसा नाम तालु। ई चू यसा नाम तालु। इसमें क्या हो गया? ई, चावर या और सा, देख लीजिए, चा, छा, जा, झा, या और या तथा सा, ठीक है। ई चू यसा नाम तालु। ई, चा, छा, जा, झा, या और सा का उच्चारण तालु से होता है, ठीक है। लिख लिए? यस सर। नाम मूर्धा।
इसमें हो जाएगा आपका री टा ठा डा ढा रा देगा। आइए कहाँ है है? इरेजर इस पर क्लिक करके सब फिर पेन से वो नहीं, इस पर क्लिक किया फिर पेन से चलाइए वो इरेज हो जाएगा। इसमें चला दे बिठा दे। यस सर। पेन पे फिर पेन पे पेन पे सर, पेन पे सेलेक्ट कीजिए। बस हो गया। अब लिखिए जी सर। ठीक है ना? री टाटा डाढ़ा अड़ा नहीं है। हाँ, अड़ा है, रा है और सा है, ठीक है। या। देखिए री हो गया, ये पूरा टा वर्ग हो गया ना। री टा 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 ड़ा अड़ा रा और सा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अब जरा टा को कोई बोले, भाई जीवा ना उठे बिना जीवा उठाए बोल सकते हैं? तो बोल हाँ बोल बोल नहीं देखिए, लेकिन बोल नहीं बोल पाएंगे। ऐसे हम कहेंगे टा टा जीवा उठेंगे और टा के ऊपर मिल नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक बार बोलिए। जीव नहीं उठाएंगे ऊपर तो जीभ बिना जीवा उठाए पर बोल पाएंगे? जीव नहीं उठाएंगे तो सब कहाँ निकलने लगेगा मुँह से। ऐसे नहीं बोल पाएंगे ना, तो वही मूर्धा है। जीभ वहाँ बोलो टा टा टा, ये जीभ ऊपर जाती है अब तक उच्चारण होता रहती है मूर्धा। वितुरसा राम मूर्धा, ये आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। ये चीज हिंदी में लिखी नहीं मिलेगी, जान लीजिए। मैं ऑलरेडी संस्कृत में भी पीजी हूँ, हिस्ट्री में भी पीजी हूँ, इसलिए दोनों को घुमा के ला के मत दिया। कहाँ जाएगा? यस जाओगे कहाँ भाई? चलिए 20 में 20 लेना है ना, 20 में 20 हम 100% लेना है, तो फिर स्वाभाविक हमको इकट्ठा करके पढ़ना पड़ेगा। कम समय में अधिक काम वही चाहिए। नाम मूर्धा मैं कब याद किया था, आज तक नहीं बोला, उन्होंने नहीं किया। ऐसे ऐसे ही पढ़ाई की आवश्यकता है। कम समय में अधिक कम पढ़ना पड़े, याद ज्यादा हो जाए। एक रणनीति अपनानी है कि खूब पढ़ना पड़े, कम आए, को याद भी कम वेर देना है। आपको IAS बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है। कृतिका मैडम के तरीके से आएंगे तुरंत सब कारवाई भाई डीएम साहब आते हैं कि कितने लोग उठ के जो है क्या बोलते हैं लगे रहते हैं, क्योंकि जिले की सर्वोच्च अधिकारी है ना। मेहनत उन्होंने किया, ठीक आप भी ऐसे कहीं जिले में आपको मिल जाएगा। जब आप मेहनत करेंगे DM हो जाएंगे, SDM हो जाएंगे, तो आपको भी जो है सम्मान मिलेगा। ये सब संभव है पढ़ाई से। और पढ़ाई अगर बरसात है तब भी आप आए पढ़ने, अच्छी चीज़ है। कहीं कहीं आपके मन में है, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तस्वीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। पार वही होता है जिसको अपने आप पर विश्वास होता है, जो मेहनत करता है, नहीं तो डूब जाता है। तो आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस पार जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। और एक बार जीवन में अगर आज आप किताब के सामने सर झुका लिए, अगर आज आप किताब के सामने सर झुका लिए, तो निश्चित से आने वाले समय में पूरी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। लेकिन पहले सर झुका के पढ़िए, बैठिए तो मान रहे नहीं मान रहे, इतना करिए। अगला लिखिए तुलसा नाम दंता। तुलसा नाम दंता। ठीक है, दंता है। तुलसा नाम दंता, इसका मतलब ली और पूरा ता वर्ग, ता था दा था ना और ला और सा, इसका उच्चारण क्या है? ना। ठीक है, ठीक है। ली ता दा
उच्चारण करेंगे तो ये जिह्वा हमारी दफ्तर में बजता है, पक्का है बजे। बिना दांत जीभ का, ये जो जीभ हमारी जिह्वा है, ये जब दांत का सहारा लेती है और दांत के सामने होंठ का हल्का सा, तब जाके इन शब्दों का उच्चारण होता है। आप घर जाके इन शब्दों को बोलेंगे, देखेंगे, बिना इसके सहारा के आप बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक। तो ये आप याद कर लीजिए, कभी नहीं बोलेंगे। 1 नंबर यहाँ से आता है कोई भी पेपर हो। हाँ? इसको हाँ तो क्लास में जा सकते हैं, क्लास में तो जहाँ से सर टा बोलते हैं वहाँ से ला भी बोल सकते हैं। ला जहाँ जिस मतलब स्थान से टा बोलते हैं उस स्थान से ला बोलना पॉसिबल है। ला कि ना? ला ला ना नहीं ना। जब ला आप बोलते हैं क्या दांत आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता? होता है दांत आपका ऊपर नीचे खोलिए, दांत खुल गया ना? अरे दांत का सारा लेना पड़ा कि नहीं? हाँ बोलिए जरा। कहीं न कहीं थोड़ा सा सहारा आपको लेना पड़ेगा। हमें नहीं कह रहे 100% पर, लेकिन कहीं न कहीं उसका एक स्थान है भाई, किसी का स्थान को आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। वकारस्य दंतोष्ठौ लिखिए, वकारस्य वकारस्य दंतोष्ठम मतलब दांत और ओंठ। दंतोष्ठम दांत और ओंठ, जिसको हम लिप बोलते हैं ना। तो वाह का उच्चारण स्थान लिखिए। खाली अकेला वाक ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय दांत और ओंठ दोनों का सहारा लेना पड़ता है। अब आप बिना सहारा की वाक बोलिए, और बताइए सर हाँ भी है ना, हाँ बैठा है, हाँ क्या है? हाँ 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 ये भी तो संतोष होना का भी हाँ फरवरी वाला किसका? यस सर पाव पान डांस अच्छा लिख लीजिए भी समस्या समाधान है। लेकिन इसको तो आगे लिखा है। आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, इसको लिख लीजिए। याद है, सब परेशान है, कितना जल्दी को याद हो जाए। अच्छा लग रहा क्लास? जी सर। खूब मजा आ रहा है, एकदम जम के। एकदम बोझ तो नहीं क्लास है ना? नहीं। वकार से दंतोष्ठम यानी वाह का उच्चारण स्थान दांत और ओंठ है। आप बिना वैसे बोल लीजिए, अच्छी बात है। तमाम लोग कई भाषा बोलते हैं ना, ये तो कला है, लेकिन बिना मान की स्थान इसका यही है। यस स्थान इसका यही है। और यहाँ से 1 नंबर अगर आप जान गए तो 1 नंबर पेपर आप 1 नंबर आपका कभी नहीं बोलेगा। अब चलिए आपकी इस पर आता है, इसको मिटा दें। लिख लिए हैं सब लोग? लिख लिए? मिटा दें? गायब होगा। पद्यमानीयानां ओष्ठौ। उ और पा भा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओठ पा। जरा पा बोली ओठ वाला दोनों में आप बोलिए, नहीं बताएंगे, कोई नहीं सकता। पा पा का उच्चारण तभी होगा, ये दोनों ओठों का सहारा लेना पड़ेगा। उपपद्यमानीयानां ओष्ठौ मतलब इसके उच्चारण का स्थान यही है, ओठ। हवा में दांत और ओठ दोनों का यस सर दांत और ओठ दोनों का पा फा बा भा इत्यादि को
क्लियर फॉर्मूला बता रहा हूँ। यहाँ से दो तीन नंबर आता है ना, कभी आपका गलत नहीं होगा। आप भी सोचेंगे कैसा एकदम इसको पूरा मत दिया गया है। तो ऊ पा था बा हा मा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओट। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओट। ठीक है? अब बहुत जगह कहते हैं होठ, तो किस रूप अपभ्रंश है। नाम है ओठ, कहते हैं होठ है। नाम है डॉक्टर, कहेंगे डॉक्टर। डॉक्टर का दिखाया है। नाम है मास्टर साहब, ये मास्टर अपभ्रंश है, विकृत रूप उसका है। हस्ती का नाम वशिष्ठी है ना। तो जैसे जो शब्द तत्सम तद्भव यही तो है कि जो हो बहु हिंदी में हमारे शब्द आ गए संस्कृत वो तत्सम है, और जो थोड़ा सा परिवर्तित हो गए वैसा तद्भव है। अभी इसकी चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इसका। इसको लिख दीजिए, लिखिए ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। तो लिखिए, अच्छा इसमें आप लोग सुनाइए कि कौन कौन सा है डेटो का जो तालु में है, और कौन कौन सा है वो डेटो पर पूरा सा लिखना है। वो नेक्स्ट लेवल ना करिए, अपने मन से पूछिएगा। यानी गंभीरता अगर पढ़ाई के मामले देखा जाए, ऑनलाइन ये लेते रहेंगे, समझे। ऑनलाइन में आदमी समझ नहीं, अगर आपकी कोई जिज्ञासा किससे पूछेंगे, नहीं पूछ सकते ना। तो यही दिक्कत होती है ऑनलाइन में। और आप लगातार तो ऐसे आँख से देखेंगे, आँख भी खराब हो जाएगी, होगी नहीं। लगातार आप ऑनलाइन देखेंगे, बिल्कुल आपका नुकसान उससे है। तो ये शब्दों के कुछ उच्चारण स्थान थे। अब जो है आते हैं समास, समास थोड़ा पढ़ाते हैं। ये लेक्चर हमारे सीमित है, उसे हमको पूरा करना है। नहीं जब बहुत समास का नाम सुने हैं? समोसा का नाम। हाँ, वेरी गुड। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आता है, ये लिख लीजिए। अब जो आप नोट्स बनाए हो, जैसे यहाँ जो रोड पर बना रहे हैं, घर पर बढ़िया नोट, खूब बढ़िया नोट बनाइए, खाली रिवाइज करते रहिए। आप कोई भी पेपर जाएंगे लेने, अगर हिंदी है तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आपका पक्का है, आएगा। और जितने लोग पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं इन लोगों के लिए जगह खाली है। जब कुछ होना होता तभी आदमी का ऐसा मन बनता है, ऐसा सोच रहे नहीं।
अगर कहीं कहीं आपके उसमें है अच्छी जगह पहुंचने का, तभी आपके मन में है कि नहीं हमको कोचिंग में जाना चाहिए अभ्युदय के। इतनी पानी के बरसात में आप लोग आए हैं तो कहीं कहीं आपके अंदर एक संकल्प है। संकल्प नहीं होता तो निश्चित रूप से आप नहीं आते, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? तभी तो भीगते पढ़ने आए, है कि नहीं? संकल्प है ना? हाँ, संकल्प है तो संकल्प जब आप संकल्पित होंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। साधु जो समास पढ़े होंगे जानते होंगे उनके लिए, जो बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए दोनों को लेकर साथ चलते, ठीक है? एकदम जीरो से लेकर चलते हैं। अब प्रश्न आता कहाँ से है उसकी भी चर्चा आपसे करेंगे। कैसे घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा उसकी भी चर्चा करेंगे। किन किन प्रश्नों पर आपको दिक्कत हो सकती है उसको भी यहाँ समेटने का प्रयास करेंगे, जिससे वहाँ आपको परीक्षा हाल में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? समास समास का क्या अर्थ है? तो समास का अर्थ क्या है? संक्षेप। मतलब कोई चीज हम संक्षिप्त में कह दें, कोई समास है, यही ना? संक्षेपण मतलब यही हुआ संक्षेपण। समास का अर्थ क्या? लिख लीजिए, समास का अर्थ है संक्षेपण। समास का अर्थ है संक्षेपण। अगले ना लिखिए, निकटतम दो शब्दों के मेल को, निकटतम दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। निकटतम दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बात क्लियर हुए ना? किसके मेल को? दो शब्दों। अब दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हाँ, हम क्यों आपको कनेक्ट कर रहे हैं? वहां से संधि से कनेक्ट कर ले रहे हैं, जिससे आपकी याद ताजा हो जाए। ठीक है ना? निकटतम दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और निकटतम दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण मतलब अक्षर। जब दो अक्षर, निकटतम दो अक्षर जहाँ मेल होता है वहाँ क्या होता है? संधि होता है। और दो निकटतम शब्दों का मेल होता है वहाँ क्या होता है? समास। बात क्लियर हो गई ना? अब तो नहीं बोलेगा। समास भी संधि दोनों को जो है जब आप इकट्ठा देखेंगे तो ये अंतर है। ठीक है? तो निकटतम दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब देखिए, समास, ये समास सम उपसर्ग के अस धातु में मिलने से बना है। सम उपसर्ग सम उपसर्ग के अस धातु में मिलने से, सम उपसर्ग के अस धातु में सम उपसर्ग के अस धातु में मिलने से जैसे पूछ सकता है, मान लीजिए शब्द ना दे, सीधा पूछ ले कि इसमें कौन सा जो है उपसर्ग है, समास में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है।
यही इसमें जो उपसर्ग है। आस आ का उच्चारण सम के बाद आ का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सम आस। क्लियर हो गया? अगर पूछता है कि समास में कौन सा उपसर्ग है तो समास में सब उपसर्ग है और अस धातु है। धातु पूछे धातु भी बता दीजिए, यहाँ से कुछ पूछेगा तभी आपको उत्तर आएगा। अगर पूछता है समास का अर्थ क्या है, संक्षेपण है। समास बनता कैसे है? दो निकटतम शब्दों के मेल। 3 प्रश्न निकले कि नहीं निकले? ये तीनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए ना? अब जो आप समास में दिक्कत नहीं है, समास क्या है इसके बारे में आपकी चर्चा होगी। समास का संक्षेपण है, दो निकटतम शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में सम उपसर्ग है और अस धातु। अब आइए समास के प्रकार। ठीक है, बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है समास। कौन कौन से हैं? अब बेभाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है, और तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है, और गृह में अन्य पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और यहाँ दोनों पद, दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, देखिए दो पूर्व पद उत्तर पद के दोनों पद से समझ आ गया। समझ जाएंगे।
दोनों पद की प्रधानता होती है, उन्हें पद प्रधानो द्वंद्व, ठीक है। और द्वैध समास में एक द्विग में क्या प्रधान होता है? ऐसे पूर्व पद संख्यावाची होता है। कर्मधारय में पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है, ठीक है। उत्तर पद विशेष, ठीक। अब सबकी अलग अलग विशेष। यहाँ देखिए, अब हमको ऐसा क्यों लिखा रहे हैं? कभी कभी होता क्या है कि वो शब्द नहीं पूछता है कि किसमें समास है, बिल्कुल घुमा देता है। समास से क्वेश्चन देना ही देना है, तो सोचता है पेपर वाला सोचते हैं कि प्रश्न कहाँ से उठाया जाए। कभी होता है कि प्रश्न नहीं रिपीट किया गया, यहाँ से पूछे थे कि जिस पद में उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है। पता लगा हम समास पूरा पढ़ा, इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दें। या जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वो कौन सा समास होता है, ऐसा प्रश्न आया है। कभी एक बार आया है कि वो कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब तीसरा होता है, बहुब्री है। इसलिए आप इसको लिख लिया तो इसको भी बगल लिख लीजिए। जब इसको पढ़े तो भी पढ़े, एक नंबर यहाँ से भी आता है। अगर वहाँ से लेगा तो यहाँ से खाली का। जब आप चौतरफा उसको घेर के पढ़े रहेंगे तो चाहे जैसा पेपर बनाए बिल्कुल आप उन पर विजयश्री प्राप्त करेंगे। यही तो लक्ष्य पढ़ने का है कि नहीं? टारगेट यही है कि हमारा क्वेश्चन सही हो। आप लोग लगातार क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमको एकदम थोड़ा जो है आ जाए तो उसका लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। लगातार पढ़िए, लगातार पेपर दीजिए। अब आज की चर्चा जो है अभी बहुत समाज पर करते हैं। हेडिंग डालिए अव्ययीभाव समास। इसको हेडिंग डालिए पहला समास, अव्ययीभाव समास। जब समस्त पद में, हाँ, जब समस्त पद में पहला पद अव्यय, समस्त पद में पहला पद अव्यय ब्रैकेट में प्रधान, प्रधान शब्द कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं? इसीलिए इसी प्रधान के लिए सब लोग बीज देते हैं ना। देखिए यहाँ भी प्रधान आ गया। अव्यय मतलब प्रधान, जहाँ ब्रैकेट वहाँ लिखिए प्रधान। अब पहला पद अव्यय ब्रैकेट में प्रधान होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ
अव्ययी भाव समास होता जब समस्त पद में पहला पद अव्यय ब्रैकेट में प्रधान होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है। नपुंसक लिंग ये लिख पा रहे हैं? हैं? क्या बोले हैं? पहला पद है। चलिए फिर से बोलते हैं, कोई बात नहीं। जब समस्त पद में पहला पद अव्यय ब्रैकेट में प्रधान होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है। नपुंसक समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। एक चीज पहचान के लिए आपको और बता दे रहा हूं, एकदम दांत बांध लीजिए इसलिए कि अव्ययी भाव समास में ज्यादातर उपसर्ग रहता है। पहला जो आप देखेंगे उपसर्ग युक्त रहेगा, जैसे यथाशक्ति है ना। यथा क्या होता है? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति नपुंसकलिंग है ना, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है कि नहीं? किसकी शक्ति तो पता नहीं, पुरुष की शक्ति है कि स्त्री शक्ति, ये नहीं कर रहा मैं। ठीक लिखिए, जैसे यथाशक्ति, उदाहरण लिखिए, जैसे यथाशक्ति बहुत पूछा गया है। यथा यथाशक्ति माने क्या होता है? यथाशक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति के साथ, शक्ति के साथ, शक्ति के अनुरूप। आप लोग बताइए। अरे हिंदी का तो जानिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति भूल। अब बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सुख। उस अर्थ का अर्थ भी जानने को यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। अब कहते हैं ना भैया, अपने कितना खर्चा करना, यथाशक्ति मतलब जितनी आपकी क्षमता हो अपने अनुसार, किसी कहने को नहीं करना। ठीक, तो 5 समोसा खा दो खाने, तो देखा दो 5 खा लो, दो जेबी में 2 समोसा पैसा बत कहा है 5 खाओ। यथाशक्ति अपनी शक्ति के अनुसार आप भी खर्चा करें। ठीक, प्रतिदिन सर। हाँ वेरी गुड। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, वेरी गुड। और बताइए। प्रत्यक्ष परोक्ष सब वही है। प्रतिदिन, प्रतिमा, प्रति शब्द, जब प्रति लग गया ना तो जिसमें प्रति है, प्रतिदिन, प्रतिमा। अरे वाह, मेरे गुड, अब सब समझ गया बिल्कुल। प्रति सप्ताह भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? अव्ययी भाव है। और है इसमें और है थोड़ा सा हिंदी के जैसे सपरिवार। यस सर। सपरिवार आना, ठीक है, कहाँ ना और कौन आई आपको? यहाँ दर्शान आदमी रहता है। और कारण यह है ना कि जो कि व्यक्ति, ये ऐसा शब्द है ज्यादा चर्चित है। अच्छा शब्द, बहुत अच्छा था, थैंक्स आपको बनाने के लिए। सपरिवार, तो सपरिवार कहाँ जाएगा? वहीं जाकर है। और चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सपरिवार, इसमें सा क्या है? उपसर्ग है ना, है? परिवार सहित आइए। अनुसार सर। हाँ? अनुसार अनुसार हाँ, अनुसार में भी हो सकता है, उपसर्ग है। जिला निकाय में भी होगा। हाँ,
हाँ बिल्कुल सही है। उपजिलाधिकारी हो जाएगा, उप है ना, उपगंगम गंगा के समीप, उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी के समीप, ठीक है। तो उनके समीप एसडीएम ही होते हैं। हैं? हाँ बिल्कुल। अब देखिए आप ही लोग बता रहे हैं, सारा चीजें आप बता रहे हैं, आपको याद है ना, बस खाली हमने क्या किया, आपको एक छोटी सी दिशा ली, फटाफट सब निकल है ना, यानी आपकी जो सोच है उसके प्रति समर्पित वहां से निकल रहा है कि नहीं, कहाँ से हो सकता है। खाली मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अब बेगौर समास कहाँ हो सकता है। और भी है, लिख लीजिए, रात भर, दिन भर, सब उपरांत हाँ उपरांत क्या उप लगा दिए, उपरांत, उपरांत माने होता है बाद में ना। लिखिए और भी है, लिख लीजिए, दिन भर, रात भर, ये सब क्या है, बेघर। लिखिए बेटा, दिन भर, हाथों हाथ, कानों कान, ये सब हिंदी को है। लिखिए हाथों हाथ, कानों कान, ये सभी क्या है, अव्यय भाव समास है। हम बोलचाल की भाषा में अव्यय भाव समास का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। हाथ हाथ उठा लो, काम हो जाए, हैं? अरे रातों रात जो हम पढ़ाई करके हम आइए सोए हैं, आज दिन भर पढ़ना है। बोलचाल की भाषा में हम अव्यय भाव समास का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? क्लियर हो गया बात? जैसे आपने बता दिया, जिलाधिकारी उपगंगम बता दिया, लोग किसी ने बताया, तो जहाँ हम शब्द है लगा है वहाँ समझने की बात, बाकी बात कितना भी रख सकते हैं। अगला क्या है, द्वंद्व समास में चलिए। एक जो कविता लिखिए, थोड़ा सा द्वंद्व समास की परिभाषा कविता के माध्यम से के अंतिम में लिखा है। नहीं सर एक बात दीजिए, कहीं पेज छोड़े हैं, जैसे बिचौल की बिचौल लिखवा दें। नहीं वही से आप इस पर लिखिए, ठीक है, जैसे वाले नीचे इसमें स्पेस मिल जाए, वहाँ कुछ ज़्यादा लिखिए। बगल साइड पढ़ना हो तो लिखिए, खूब सुंदर लिखिए। ऐसा लिखा दे रहे कि फिर आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मतलब चलते चलते होता नहीं, चलते चलते कोई नहीं, तो समास का एक परिभाषा आपको मिल जाएगा। चलिए लिखिए, पढ़ाई को बोझ मत बनाइए, कुछ नहीं, 4 घंटा बीत जाएगा, नहीं पता चलेगा, अच्छा क्लास चलेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा क्लास बोरिंग ना हो, कोशिश यही रहती, बाकी सफल कितना होता हो तो आप लोग बताता है। देखिए, द्वंद्व के बीच में और छिपे, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ, समास के बारे में। अब समास की पहचान बता रहे हैं, समास की पहचान वैसा था, ऐसे भी एक पहचान की कैसे, जैसे मान लीजिए आपके समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है पढ़ने का, और समास से प्रश्न आना है और आपको उत्तर भी देना है, उस स्थिति में कम से कम समय में समास कैसे आप जान जाएंगे। कभी कभी होता है कि आप थोड़ा सा अगर पढ़े हैं तो फिर आगे काम करेगा। देखिए,
द्वंद्व के बीच में और छिपे दिग्मे गणना पद आवत है, यही बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास आवत है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और लिखिए द्वंद्व के बीच में और छिपे दिग्मे गणना पद आवत है, ये बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास। और क्या है? अव्यय में अव्ययी भाव रहे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान भयो, पहला पद जिसमें विशेषण रहे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास 6 समास आ गया ना कविता में। अब द्वंद्व समास क्या है? उसमें और छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? और द्वंद्व समास की पहचान क्या है? जैसे माता पिता है, वो समास है। माता और क्या होना चाहिए? क्या? माता और पिता। लेकिन समास की विशेषता है कि उसको संक्षिप्त कर देता है ना, माता और पिता होना चाहिए। आहे माता पिता क्या हो गया? द्वंद्व समास। बंधुजन, चाचा चाची कौन समास? बंधुजन नहीं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चाचा और चाची हो गए। भाई बहन में कौन समास है? द्वंद्व समास। समझ सब गए? बंधुजन नहीं होगा। रोटीदार में कौन समास है? द्वंद्व समास। बंधुजन में नहीं, बंधुजन नहीं होगा। बंधुजन नहीं, बंधु और जन। बंधु और जन नहीं बैठ रहा है थोड़ा सा दोनों पद प्रधान होना चाहिए। जैसे जितनी महत्ता माता की है उतने महत्वपूर्ण पिता भी, जितना महत्व भाई है उतने महत्वपूर्ण बहन। नहीं, इसमें दोनों पद नहीं है। बंधु उभय पद प्रधान हो द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। पहले बता दिया। ये बहुत सरल है, बहुत बार पूछा जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ दोनों यानी एक के बिना दूसरा अधूरा रहता है, वही द्वंद्व समास है। ये पहचान अभी तो बात है, लेकिन ये संक्षिप्त बता दी कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं, एकदम समय यहाँ नहीं पढ़ने का। अखट्ट से आप निकाले, एक बार दोहरा लिए, समास कंप्लीट 5 मिनट के अंदर। छो मंत्र जिसको कहते हैं, जादू की छड़ी से समास पढ़ा देंगे। अगला है दिग्मे गणना पद आवत है। गणना मतलब संख्यावाची पद। जिस समास में संख्यावाची पद का प्रयोग हुआ, संख्यावाची शब्द, वो कौन सा समास है? दिगु। कौन समास है? कोई शब्द बताइए जिसमें संख्यावाची हो। त्रिदेव। किसने बताया? नवग्रह।
वेरी गुड। नवग्रह, अरे रुक जाए, जान ले सबको आ रहा, हम समझ रहे हैं। अगर आता नहीं तो आप इतने जल्दी बताते नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है। नवरत्न, हाँ, नवग्रह, नवरत्न है, चार बाग, देखिए आप चौराहा, चार बाग, हैं? चार बाग रेलवे स्टेशन, चार शब्द आ गया, संख्यावाची शब्द है ना। देखिए बिल्कुल खाली आवश्यकता है आपको उकेरने की, आपके पास बहुत शक्ति है। पवन तने बल पवन समाना, साध रहो बलवाना। तो आपके पास उतनी शक्ति है, खाली आपको साधने की आवश्यकता है, आपको अपनी शक्ति जगाने की आवश्यकता है। तो वही आपकी शक्ति को जगाने हम लोग आए। चौराहा हो गया, हो गया दिख समाज में, चौराहा, अठन्नी, चवन्नी, त्रिदेव, आनंद में नहीं होगा। हाँ, फंस गई गाड़ी। नहीं ध्यान देना, यहाँ तीसरी की बात हो रही है। लाभ हाथ में मुसलजन देखो, वो कहावत है नहीं, कहावत है, मुहावरा क्या है कि तीसरा व्यक्ति आ जाता है। हमारे यहाँ पे चर्चा है, तीसरा का हो का हमें बताओ, हम हल करते तो है का बताओ होता ना, दो लोग झगड़ रहे हैं, कहीं चले भाई बहुत जरूरत का हमें बताओ, हम देखिए तो यानी ये तीसरा प्रधान हो गया। बात अच्छा बहुत हल गई, वहाँ बहुबरी हो गया। दशानन का मतलब 10 है आनंद, जिसके अर्थात इसका मतलब दशानन, चतुर्भुज और क्या नाम उसका, चतुर्शीष, ये सब इसमें नहीं आएंगे। अच्छा चलिए, फिर क्या है, जे बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जहाँ कारक यानी विभक्ति, कारक का जो है, कारक आप लोग पढ़े, हमें पढ़े नहीं कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान अलगाव न होता है, ठीक है, अपादान चिन्ह से अलगाव जैसे दे, और संबंध काके की नाने में अधिकरण है पैपर, तो मैं पैपर जहाँ छिपा होगा, काके की का जहाँ लोप होता है, वहाँ क्या होता है, तत्पुरुष बताएंगे बहुत। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, यही तो उदाहरण दे रहे हैं, छोड़े कहीं नहीं। क्या है, विद्यालय है ना, विद्यालय में कौन समास है, विद्या का घर, विद्यालय मतलब क्या, विद्या का घर। तो ये विद्या का घर का छिपा है ना, हमने खाली क्या कहा, विद्यालय कहा ना, हमने विद्या का घर नहीं कहा, होना चाहिए विद्यालय का मतलब क्या है, विद्या का घर, का लोग है ना, का के की नाने नहीं, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। राष्ट्रपति, यही राष्ट्रपति याद है, तो बताए कई लोग मिस कर गए, हमसे आए जो प्यारे सर, बहुत कठिन, बड़ा कठिन समास, बड़ा कठिन होता है, क्या यार कहीं सर सब चक्कर खा गए, हमका बताओ कि कौन सा, कहीं मेरे सर क्या बताएं, राष्ट्रपति पूछ, हम कहा राष्ट्रपति नहीं समझ पाए, कहीं राष्ट्रपति पूछ लिया, सब गड़बड़ा गए वहाँ लोग कि राष्ट्रपति। हमने कहा इसमें कौन सा समास हो सकता है, पहले आप विकल्प देख लीजिए, जब ना आया हो, ना आ रहा हो, चाहे विकल्प पढ़िए, फिर आपको जितना आया है समाज उसको थोड़ा मिला नहीं। हमने कहा इसका विग्रह करिए, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति का लोप है, और जहाँ विभक्ति का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष होता, सीधी सी बात है, विद्यापति, राष्ट्रपति। फिर है अव्यय वाला तो चल ही रहा है, बहुब्री में अन्य प्रधान होता है, और जिसमें पहला पद विशेषण होता है वो कर्मधारय होता है। ये कर्मधारय मतलब ये समास था। अगला समास लिखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व लिखा रहे हैं जी सर। हाँ लिखिए, हेडिंग डाल दिए द्वंद्व समास। जी सर। जब समस्त पद में, हाँ हेडिंग डालिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। जब समस्त पद में, जब समस्त पद में सभी पद या ब्रैकेट में दोनों पद प्रधान होते हैं, सभी पद या दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। वहाँ किसे बोलते हैं? हो गया सर। सबका हो गया, किसी का छूटा तो नहीं है? लिखिए, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है।
मान लीजिए इतने पूछ ले द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं, हमको हर एंगल पर पढ़ाई जाता है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के 3 इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व। हम चाहते थे खाली ऐसे लिखा सकते, लेकिन नहीं लिखा दे रहे हैं, नोट्स बना रहेगा हमेशा लिखा हुआ है इसको, लेकिन गायब न करिए। नोट्स जो आप बना रहे होंगे बहुत कई किताबों का समग्र अध्ययन है ये, जो आपको है लिखाया जा रहा है, नहीं खाली किताब, कई किताबों का एक नोट्सवा आपको कई हजारों मिलेंगे जो मैं लिखा रहा था। आप हो सकता है हल्के में ले रहे हो, लेकिन ये बहुत महत्व है। इसको आप पढ़ लेंगे तो किसी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मेरा दावा है। चलिए इतरेतर पद में लिखिए, तो हेडिंग डालें इसको। हाँ थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए कि नहीं जानना चाह रहे, लिखवा दीजिए। लिखा दे। यस सर। इतरेतर द्वंद्व को लिखा दिया जाए, हैं? जी सर। ठीक लिखिए, हेडिंग डालिए इतरेतर द्वंद्व। जब सामासिक पद में प्रयुक्त पद, जब सामासिक पद में प्रयुक्त पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, ठीक, और दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है, और दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है। वहाँ इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व होता है यदि 2 पद हैं तो अंतिम पद द्विवचन होता है, ये भी एक इसकी पहचान है। यदि 2 पद हैं तो अंतिम पद द्विवचन होता है। जैसे स्त्री पुरुषों, स्त्री योग है ना, इसमें 2 पद, एक पद स्त्री है दूसरा पद पुरुष है ना, और दोनों पद बताने, किसी एक को कम कर दिया जाए तो अपने आप में वो महत्वहीन हो जाता है ना। जैसे किसी व्यक्ति की अगर माँ है बाप नहीं है तब भी वो माना जाता है ना, बाप मतारी नहीं बात, क्या माँ है बाप नहीं, यानी दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ दोनों पद है ना, और जब 2 पद हैं सबकी अलग अलग महत्ता है तो उसमें अंतिम पद क्या होता है, द्विवचन होता है। तो स्त्री पुरुषों हो गया, और उदाहरण लिख लीजिए राम कृष्णो, राम और कृष्ण,
गंगा गंगा यमुने गंगा यमुने गंगा यमुने। अच्छा आगे देखिए इसमें और छिपा है कि नहीं छिपा है? स्त्री और पुरुष, राम और कृष्ण, गंगा और यमुना। तो जहाँ और छिपा द्वंद्व के बीच में और जहाँ और छिपा है और का लोप है वहाँ द्वंद्व समास होता है। और वैसे तो आपको तीनों ना भी बताया तब भी आप तो पकड़ लेंगे। जैसे आ गया हानि लाभ, इसमें कौन समास है? हानि और लाभ द्वंद्व द्वंद्व समास है। जीवन मरण, द्वंद्व जीवन और मरण, यश है यश द्वंद्व समास। एक बार आया था कि हानि लाभ जीवन मरण यश है यश यश, इसमें कौन सा समास है? ऐसा पूछ सकता है खुद। और सुख दुख में कौन समास है? द्वंद्व समास। देवासुर में कौन समास है? अब की आप देवासुर द्वंद्व समास ही है सर, हैं? द्वंद्व समास ही है देवासुर। कहाँ इतना जल्दी सर? देवासुर एक विशेष है। इसमें कौन समास है? समाभार वो मतलब नहीं खाली समास वो इसको मत बताइए, इसके खाली इसमें समास कौन है ये तो। देवासुर में कौन समास? अब की जब देखे आप लोग बहुत चौका छक्का मार भी नहीं तो मैंने गूगली बार डाल दिया, ठीक है कि क्लीन बोर्ड आप लोग हो जाएगी। अच्छा लगा कि हमने तुरंत खड़ा लेकिन हमने ऐसा दे दिया कि अब देवासुर सर द्वंद्व समास ही तो बोले देव और असुर। और तत्पुरुष नहीं यार सही बोला है आपने, सही बताया है। तो मैं थोड़ा सा काफी जस्ट लिखा, इसमें दो शब्द है देव और असुर है ना। यस सर। एक तरफ देवता है एक तरफ जो देवता नहीं अर्थात असुर। तो देव और असुर ये देवासुर हुआ, मतलब देवासुर संग्राम। तो देवासुर में संग्राम क्या है? देवताओं और असुरों। तो देवासुर में कौन समास है? द्वंद्व। द्वंद्व समास। वेरी गुड, समझ गए ना? आपको द्वंद्व आ गया, थोड़ा सा लिखिए। अब वही समाहार द्वंद्व लिख लीजिए। समाहार द्वंद्व डालिए, समाहार इसको क्या लिखिए? ये जब सामासिक पद में अनेक पदों के होने से, जब सामासिक पद में अनेक पदों के होने से एक समुदाय का बोध होता है। वहां समाहार होता है। एक समुदाय का बोध होता है। जैसे आप लोग यहाँ है ना, है तो कई लोग, लेकिन एक समुदाय का बोध हो रहा है ना। हम हैं, टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप लेडीज हैं, आप जेंट्स हैं, हम भी जेंट्स हैं, लेकिन कुल मिला के हम लोग एक समुदाय हैं। तीनों लोग क्या है? सब। तो जहाँ कई पद हो और एक समुदाय का बोध हो वहाँ समाहार बोध होता है। जैसे रथाश्वम, रथाश्वम, रथ और घोड़ा। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। हाँ, अब इसको अगर अलग है तो रथ और अश्व मतलब रथ और घोड़ा हो ना। रथाश्वम। हस्तपादम, हाथ और पैर। मुख नेत्र, मुख और नेत्र, ऐसा लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व, एक शेष मतलब आज इसके बारे में क्लास नहीं चलेगा क्या, क्योंकि वो आए एक शेष इसमें लिखिए समान पदों में समास होने पर, समान
समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रहता है, एक पद शेष रहता है जो दोनों पदों का बोध कराता है। जो दोनों पदों का बोध कराता है। वहाँ एक शेष द्वंद होता है। समान पदों में समास होने पर, समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रहता है, एक पद शेष रहता है जो दोनों पदों का बोध कराता है। बात क्लियर हो गई ना? कहीं हम कहीं 10 के बराबर है, कहाँ परेशान लोग कहते हैं ना, कहीं देर हम अकेले 10 जने सब्जी खा लाओ तो क्या है रसगुल्ला है तो ओके, लेकिन बोध 10 का करा रहा है ना, है कि नहीं भाई? जैसे 10 उसका अगर 10 आदमी 10 टू खाएंगे तो समझिए कि हम 10 अकेले खा जा रहे हैं, यानी हम 10 का बोध करा रहे हैं। अब मानिए कि 10 लोग खाएं, यही एक शेष द्वंद है। जैसे पितरो, पितरो, पितरो मतलब पितरों में कौन बना गया? हाँ, माता और पिता। कहीं आज हम पितरे की विदा करते हैं, लोग कहते थे पितर फिर पितरे की विदा करते, पितरे का खाली पिता के ये भी पितरे का जो माता दिया गया, जो भी आपके बुजुर्ग सब आ गए, बोध हो गया। पितरो माता और पिता, वेरी गुड। और बताइए हैं? भातृ, भातृ, भातरो की भातरो, भ्रातरो स्वरूप मैंने कहा तो भातरो, सात्विक भ्रातरो मतलब भाई और बहन। अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। भ्रातरो भाई और बहन। आई लोग जानते क्या लिखे थे? वह लिखे थे भद्रो। भ्रातरो तो लिख दिया, लेकिन जब मैंने उससे कहा तो भैया जरा बोलिए क्या लिखा है, कहा मैं कि स्वयं कहा ये जो भद्रो लिखा है लगा नहीं लिखा है भ्रातरो। अब आप लिखने में फल कर दिए, वो हमारा दे रहे हैं। तो कहा नहीं सर बोले, तुमने कहा तो ये भ्रातरो थोड़ा हमने स्पेशल भ्रातरो मतलब भाई और बहन। और भी आ गया ना द्वंद के बीच में, और जहाँ और छिपा हो वही तो होता है। हमने आपको कितना बढ़िया हंसी भी करा दिया, कुछ सबको करा दिया बिना पैसे की हंसी। हंसना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, एक बार खुल के हंस दीजिए, सारा रोग दूर हो जाता है? ठीक है? होता क्या है, जैसे कभी के वाले हम बोल रहे हैं तो वो दूर जो व्यक्ति बहुत पीछे बैठा होकर ना सुन पाया हो, वहाँ दिक्कत होती है। जैसे आपने बोला, हमको लगा कि भातरो कह रहे हैं, तब मेरे दिमाग में क्या हुआ वाला कंसल्ट तुरंत मेरे दम की ऐसे एक बार हुआ था मुझे। तो पितरो, मातरो भाई और बहन, माता और पिता, और पुत्रो, पुत्रो मतलब पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। तो ये एक शेष द्वंद है, मतलब हम कहेंगे एक शब्द उसमें दोनों का बोध हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? मजा आ गया क्लास में? अच्छा लगा क्लास है? जी सर। खूब आनंद आया ना? ठीक? क्लास अच्छा